सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर दयानंद सरस्वती शिक्षण संस्था की तरफ से, सभी अध्यापकगण, सभी टीम की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, कल हमने केंद्र सरकार के बारे में हम बात कर रहे थे। पहला लोकतंत्र हमने पढ़ा था, फिर केंद्र सरकार हमने पढ़ी थी। जो केंद्र सरकार हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहले हमने उसमें टॉपिक उठाया था व्यवस्थापिका के बारे में। तो व्यवस्थापिका जो है हमारी, उसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। व्यवस्थापिका के 3 अंग होते हैं, उसको हम संसद भी कहते हैं। वो 3 अंगों से मिलकर के बनती है। 3 अंग होते हैं उसमें, एक तो होती है अपनी लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने बात कर ली, इनके सदस्यों संख्या के बारे में बात कर ली, इनका किस प्रकार से चयन किया जाता है, इनको कैसे हटाया जा सकता है, इसमें से अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने इसके अंदर दोनों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे व्यवस्थापिका के तीसरे जो हैं राष्ट्रपति। अपने देश के सर्वोत्तम नागरिक के रूप में इनको जाना जाता है, राष्ट्रपति के रूप। तो आज इसके जो व्यवस्थापिका है उनके अंदर जो राष्ट्रपति है, तीसरे जो सदस्य के रूप में है, उसके अंदर उनका एक हिस्सा है। तो राष्ट्रपति का कैसे चयन किया जाता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति को बनाया जाता है, उनकी क्या भूमिकाएं होती है, क्या क्या उनके पास शक्तियां होती है, उनके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अब जानकारी इसके अंदर प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन उठ सकता है आपके राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति के बारे में जो संसद के जो एक पार्ट के रूप में, सदस्य के रूप में है, तो उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति के बारे में ही। इसके अंदर देखिए क्या होता है कि ये देश के सर्वोत्तम नागरिक हैं राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक इनको माना जाता है राष्ट्रपति जी को। अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग हम देखें, अनुच्छेद की हम अगर बात करते हैं तो अपने अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। हमारा जो संविधान है उस संविधान के अंदर ये कहा गया है कि अनुच्छेद 52 के हिसाब से भारत का क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर इसके बाद में कहता है कि 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या होना चाहिए, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। और अनुच्छेद 53 के अंदर ये कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका है, जो शक्तियां हैं सारी की सारी, टोटल जो पावर्स हैं वो सारी की सारी किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि अपने अनुच्छेद के अंदर, अपने जो संविधान है उसके अंदर भी कहा गया है अनुच्छेद 52 में कि राष्ट्रपति होना चाहिए। और 53 के अंदर ये कहा गया है कि उसकी जो कार्य की जो शक्तियाँ होती है वो सारी की सारी किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। चलिए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। संघीय जो कार्यपालिका होती है, क्योंकि इसकी शक्तियां किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 के हिसाब से इसमें निहित होगी। इसमें कहता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो उप प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, भारत के जो महान्यायवादी हैं, जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपना होता है, उन सब की सब लोगों की शक्तियाँ जो है वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। कैसे होती है, क्योंकि जो भी ये काम करेंगे सारे के सारे परामर्श कहाँ से लेने पड़ेंगे, राष्ट्रपति के। क्योंकि हमने पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हम अगर किसी भी प्रकार का बिल पास करते हैं, बजट पास करवाते हैं, तो वहाँ पर बहुमत होना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के पास में बिल जाता है और वो वहाँ पर सिग्नेचर करते हैं, नाम मात्र के होते हैं ये, इनका सिर्फ सिग्नेचर चलते हैं वहाँ पर। फिर इसमें आगे कहते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संस्थात्मक व्यवस्था अपनाया गया है जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। यानी एक तो वैधानिक प्रधान होता है और एक वास्तविक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान का मतलब होता है कि वो सिर्फ नामात्र के होते हैं, और वास्तविक का मतलब होता है कि वो वहाँ पर काम करते हैं। तो ये चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में कही गई है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। यानी अगर राष्ट्रपति बनना है या किसी को हम राष्ट्रपति बनाएं तो उसके लिए योग्यताएं क्या होती है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति की वो अनुच्छेद 58 के अंदर दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 58 के अंदर जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की योग्यताएं यानी इनके लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, यानी कि वो भारत का नागरिक हो वगैरह वगैरह बातें तो इसमें है। इसके अलावा कुछ इनकी अन्य योग्यताएं हैं, वो क्या है। इसके अंदर कहता है कि इनकी आयु की हम बात करें सबसे पहले, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं में हम उम्र की बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट, तो इनकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 35 वर्ष से अधिक जो है वो इनकी उम्र होनी चाहिए।
35 वर्ष से कम के नहीं होने चाहिए। दूसरी है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों, यानी दूसरी कंडीशन क्या है कि ये लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता इनके पास होनी चाहिए। तीसरी इनकी कंडीशन ये है कि उम्मीदवार का नाम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। एक तो नाम आया अपना प्रस्तावित, ठीक है, दूसरा नाम आया अनुमोदित, ठीक है, ये दो नाम आए हैं। इसमें 50 मतदाता और इसमें भी 50 मतदाता, यानी 50 जो मतदाता उनके द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अनुमोदित का मतलब हम कहें तो समर्थन उनको होना चाहिए, अनुमोदित को हम समर्थन भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशंस होती है तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति बनने के लिए लायक हैं, अगर ये कंडीशंस वहाँ पे नहीं होती है तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। फिर इसके बाद में आता है कि वो पागल वगैरह ना हो, दिवालिया ना हो, ये चीज़ें तो आएगी। इसके लिए जमानत राशि होती है, आपकी बुक में नहीं दे रखी, 15,000 रुपये जमानत राशि होती है इसके लिए, ठीक है, 15,000 रुपये जो है वो जमानत राशि होती है। जमानत राशि का मतलब ये होता है कि अगर जो निर्धारित वेद मतों की संख्या होती है उस वेद मतों से कम अगर आप मत प्राप्त करते हो तो आपकी वहाँ पे जमानत जो है वो 15,000 रुपये फीस ली जाती है। अगर उससे कम आपके मत आते हैं तो ये फीस जो है वो आपको वापस नहीं दी जाती, ये आपसे ले ली जाती है। फिर इसके बाद में कहते हैं कि कुल वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर ये राशि जब्त हो जाती है, यानी टोटल जितने भी वेद मत हैं उनका अगर हमने 1/6% भाग प्राप्त नहीं किया तो ये जो हमारी जमानत राशि है ये राशि क्या कर ली जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर ली जाती है। फिर इसके बाद में आता है अनुच्छेद 59 के अनुसार किसी भी सदन का सदस्य ना हो। सदन दो आए, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अनुच्छेद 59 के अंदर, 58 के अंदर इनकी योग्यताएं हैं, 59 के अंदर क्या कहता है ये, अनुच्छेद 59 के अंदर कहता है 59, इसमें ये कहता है कि वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, सदन का सदस्य ना हो, ठीक है, यानी कि ना तो वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, ये कंडीशंस होगी। फिर इसके बाद में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुनर्निर्वाचित के योग्य है। अभी अगर क्वेश्चन पूछा था पीछे कि सर क्या राष्ट्रपति को दोबारा जो है वो चुनाव करवाया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल, इसको हम अनुच्छेद जो 57 है हमारा, आर्टिकल 57 के अंदर ये कहा गया है कि कोई भी उम्मीदवार दोबारा पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन है इनके लिए। फिर इसके बाद में कहता है कि ये इनकी योग्यताएं होगी। अब इसके अंदर ये देखिए, ये जो बात आई है अनुच्छेद 57 वाली, आर्टिकल 57, इसमें ये कहा गया कि कोई भी उम्मीदवार क्या है, पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी दोबारा उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो अभी अपने वर्तमान के अंदर जो अभी है उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रथम जो राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको जो है वो दोबारा राष्ट्रपति बनाया गया था। 1952 से लेकर के 57 के अंदर इनको दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 1952 से 57 के बीच में इनको दोबारा जो है वो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ये है राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं। भी कैसी योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहले ये कि उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखते हों। तीसरी बात, उनके लिए जमानत राशि है 15,000 रुपये, जो 1/6 कुल वेद मतों का 1/6 भाग अगर उन्होंने नहीं प्राप्त किया तो वो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 59 के अंदर, आर्टिकल 59 ये कहता है कि वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, और अनुच्छेद 57 के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी राष्ट्रपति को दोबारा जो है वो चुनाव करवाया जा सकता है, उसको दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जो कि प्रथम हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है वो 1952 से लेकर 1957 के अंदर जो है वो दोबारा राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था। ये है इनकी योग्यताएं। अब इसके बाद में करेंगे इनका निर्वाचन। भाई कोई भी उम्मीदवार अपने पास आया जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक है, ये सारी चीज़ें उनके पास है, वो राष्ट्रपति बनने के लिए आए, तो अब उसका उम्मीदवार, उसका निर्वाचन कैसे करेंगे, किस प्रकार से उनको जो है वो हम बनाएंगे। आप अपनी बुक पास में रखिए, ठीक है, थोड़ा सा बुक से हट करके मैं इसमें बता रहा हूँ, नोट्स तैयार कर रखे हैं, बुक अपने पास रखिए। योग्यताएं आएगी, वो योग्यताएं पूछ सकते हैं, वो निर्वाचन प्रक्रिया पूछ सकते हैं, वो कार्यकाल पूछ सकते हैं, वो शक्तियाँ पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। सबसे पहले हमारी योग्यताएं कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी बात आती है हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन की हम बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए 2 प्रकार से हम निर्वाचन करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 55 ये कहता है, आर्टिकल 55 के अंदर जो है वो ये कहा गया है कि 2 प्रकार से हम राष्ट्रपति का चयन कर सकते हैं। नंबर 1 अनुपातिक प्रतिनिधित्व है।
नंबर 1 जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में, और दूसरा जो है वो है अपना एकल संक्रमणीय मत पद्धति। 2 प्रकार से जो है वो इसके अंदर ये कर सकते हैं हम अपना, ठीक है। ये 2 प्रक्रिया इसके अंदर काम में ली जाती है। फिर इसके बीच में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य हों। यानी कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसके अंदर क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। उनका इलेक्शन होगा तो वो इसके अंदर क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। 17वें संविधान संशोधन के अनुसार संघीय क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य भी इसके अंदर शामिल होते हैं। 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1972 के अंदर, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर 17वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके अंदर ये कहा गया कि संघीय क्षेत्र के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। फिर इसके बाद में ये कहा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार और एकल संक्रमण मत प्रणाली अपना करके इसका जो है वो हम चयन कर सकते हैं, निर्वाचन हम इनका कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 चीज़ें आई है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमण पद्धति। ये क्या है, थोड़ा सा फोकस यहाँ पे कर लीजिए। राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित किए जाते हैं वो हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसके रूप में 2 सिद्धांत काम करेंगे, ठीक है। कितने सिद्धांत काम करेंगे, 2 सिद्धांत काम करते हैं। आपके यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति दे रखी है, कुल वैध मतों की संख्या बटा जो प्रतिनिधि हैं वो और प्लस में 1, यानी टोटल हम अगर बात करें तो 50% प्लस में 1, कुल वैध मतों का 50% प्लस में 1 हमें प्राप्त करना होता है। इसके अंदर 2 सिद्धांत काम करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत जो है समरूपता या समतुल्यता का सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहला सिद्धांत है समरूपता का सिद्धांत, समरूपता या समतुल्य, समतुल्य का सिद्धांत, ठीक है। समरूपता या समतुल्य का सिद्धांत, ये सिद्धांत कैसे, देखो नाम से पता है समरूपता यानी कि समानता इसके अंदर आएगी। कैसे आएगी इसके अंदर, ये कहता है कि इसमें विधानसभा सदस्यों के मत मूल्यों की गणना तथा संसद सदस्यों के मत मूल्यों की गणना में समानता रखी जाती है। यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी मतगणना के अंदर और संसद के जो सदस्य हैं उनकी मतगणना के अंदर क्या रखी जाएगी, समानता रखी जाएगी। अगर दोनों इक्वल आते हैं, दोनों समान आते हैं, तो वहाँ पर उनका चयन होता है। अब इसके अंदर हम समरूपता लेके आएंगे, समानता लेके आएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके मत मूल्यों की गणना करनी पड़ेगी, ठीक है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनके जो मत मूल्य हैं उनकी गणना करनी पड़ेगी। यानी टोटल अपने जैसे 200 कैंडिडेट हैं, अपनी सीटें यहाँ विधानसभा की, उसके अंदर लोकसभा के अंदर 25 सीटें दी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम मतगणना निकालेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का कितना मत मूल्य बनता है। और वो कैसे बनेगा, वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग बनेगा भी, उसके दायरे में कितनी जनसंख्या आ रही है, किस प्रकार से, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, जहाँ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जनसंख्या का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, उसकी सदस्य संख्या वहाँ पर ज़्यादा होगी, उसके जो मत होते हैं उसकी संख्या ज़्यादा होगी। इसके अंदर देखिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक सूत्र लगता है, कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1000। समरूपता निकालेंगे तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या निकालने के लिए इनका मत मूल्य निकालेंगे, ठीक है, मत मूल्य। जब हम मत मूल्य निकालेंगे तो एक सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र ये रहेगा कि कुल जनसंख्या बटा कुल निर्वाचित सदस्य गुणा 1000। ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, ये सूत्र हम लगाएंगे। तो इस सूत्र के लगाने के बाद में जो है वो अपने पास यहाँ पर कुल वैध मत आए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में कितने वैध मत आते हैं, वो चीज़ें हमारे पास सामने निकल के आ जाएगी। जैसे कुल जनसंख्या हमारे यहाँ राजस्थान की जो जनसंख्या हैं उसका बटा निर्वाचित जो सदस्य हैं गुणा में 1000, ये सूत्र लगाएंगे तो उसमें कुल वैध मतों की संख्या अपने पास आ जाएगी। फिर इसके बाद में ये कहता है कि दूसरा अपना है वो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। एक तो समरूपता या समतुल्य सिद्धांत और दूसरा आता है अपना एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके अंदर क्या होगा, सेकंड वाला एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब इसमें क्या आएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि वो एक व्यक्ति अपने वोट डालेगा, एक व्यक्ति, जैसे 4 पार्टिसिपेट खड़े हैं अपने पास, प्रतिनिधि 4 प्रतिनिधि हमारे पास खड़े हैं, और उसके अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा वोट देना चाहता हूं तो मैं मेरा मत ये दूंगा, तो 4 कैंडिडेट हैं तो पोजीशन वहां पे बनती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पोजीशन वहां पर बनेगी। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि मैं जो है वो अपने मत का फर्स्ट
जो है वो किसको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 4 उम्मीदवार अपने पास हैं। यहाँ पर मैं मेरे मत का फर्स्ट पोजीशन जो किसको देता हूँ, ए को देता हूँ, सेकंड पोजीशन बी को देता हूँ, थर्ड सी को और फोर्थ डी को। इस प्रकार की जो प्रणाली होती है एकल संक्रमण मत पद्धति के अंदर आती है। इसमें प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपने मत वरीयता क्रम के अनुसार देता है। जैसे 3 प्रत्याशी हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वरीयता इसमें देता है, यानी प्रत्येक प्रत्याशी हर व्यक्ति इसको देगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ डिवाइड कर दिया, दूसरा जो कैंडिडेट है जो वोट डालता है वो बी को फर्स्ट बना देगा, सी को सेकंड बना देगा, ए को थर्ड वोट दे देगा और डी को फोर्थ वोट मिलता है। तो ये इस प्रकार से अगर मतों की संख्या होगी तो फिर इनके माध्यम से जो है वो इसके काउंटिंग की जाती है और फिर इसका चयन होता है। तो एकल संक्रमण पद्धति के अनुसार इस प्रकार से किया जाता है। इसमें मतगणना कैसे करेंगे, ठीक है, अब इसमें भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। मतगणना कैसे करेंगे, अब मतगणना की बात हम करेंगे तो इसमें भी एक सूत्र लगता है। वो सूत्र क्या है कि न्यूनतम हमें कोटा निकालना पड़ेगा। न्यूनतम कोटा मतलब ये है कि अगर अपने पास में 100 है टोटल वैध मतों की संख्या, ठीक है, टोटल वैध मतों की संख्या कितनी है, 100 है, तो उस 100 का न्यूनतम कोटा, न्यूनतम करेंगे तो हम 50% प्लस में 1, यानी कि 100 का 50% 50 और प्लस में 1, 51 जो है वो अपने पास कुल वैध मत होने चाहिए। जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके पास में 51 मत होने चाहिए, तब वो राष्ट्रपति वहाँ पर बन जाएगा। तो न्यूनतम कोटा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके अंदर एक सूत्र लगता है, वो ये है कि कुल पड़े वैध मतों की संख्या बटा 2 प्लस में 1, यानी टोटल हम यूँ कहें कि 50% प्लस में 1, 50% प्लस में 1, अगर ये बात करें हम तो भी ये सही रहेगा। इसके माध्यम से हम वैध मतों की संख्या निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में इसके ऊपर चुनाव प्रक्रिया होती है, वो कैसी होती है, उसके अंदर ये होता है कि जैसे देखिए हमने क्या किया कि कुल वैध मतों की संख्या निकाल लें, कितनी भी संख्या ले लीजिए आप, 1,40,000, 1,20,000, 1,60,000, 1,70,000, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जितनी भी संख्या यहाँ पर लोगे उसका 50% प्लस में 1 जो है वो उसको प्राप्त करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 1,40,000 कुल वैध मतों की संख्या ले ली। टोटल कितनी ले ली, 1,40,000 कुल वैध मतों की संख्याएं ले ली। अब हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50% प्लस 1 हमें प्राप्त करना होगा। 50% प्लस 1 करेंगे तो 1,40,000 का 50% करते हैं तो अपने पास आता है 70,000, ठीक है, 70,000 प्लस में 1, यानी 70,001 जो है वो मत हमें प्राप्त करने होंगे, तब जाकर के हम वहाँ पर क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, इसमें एक प्रक्रियाएं होती है। क्या होती है प्रक्रियाएं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में 4 कैंडिडेट आ गए, ए बी सी और डी, ये 4 कैंडिडेट हमारे पास आ गए। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, एक बार सुन लोगे तो ये चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कुल वैध मतों की संख्या है 1,40,000, हमें प्राप्त करने हैं 70,001, हमें ये चीज़ें प्राप्त करनी है राष्ट्रपति बनने के लिए। अब इसमें कंडीशन लगती है, कंडीशन क्या लगती है वो आगे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। जैसे अपने पास अभी फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि 4 कैंडिडेट है, ए बी सी और डी, इन लोगों का चुनाव हम करते हैं कितने वैध मतों पे, 1,40,000 वैध मतों के ऊपर इनका हम चुनाव करते हैं। जब हम इनका चुनाव करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ए ने क्या किया, 20,000 मत प्राप्त कर लिए। कितने कर लिए, 20,000। बी ने क्या किया, 40,000 मत प्राप्त कर लिए, ठीक है। फिर सी ने जो है वो 45,000 इसने प्राप्त कर लिए, ठीक है। और इसके बाद में डी जो है वो इसने क्या किए, 35,000 मत प्राप्त कर लिए। ये टोटल हो गया इनका 40 और 20 60 और 40 100 और 35 और 5 40, 140 टोटल हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम सीधी सी बात यूँ देखें कि भी जी ऐसे होता है कि टोटल हमने जो है वो सबसे ज़्यादा अगर हमने वैध मत प्राप्त कर ली या हमारे पास सबसे ज़्यादा वोट आ गए तो हम क्या है वहाँ पर विजयी हो जाते हैं। इस चीज़ को अगर देखें तो यहाँ पर 45,000 जो है वो मत प्राप्त किए, किसने, सी ने प्राप्त किए हैं। हमारे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये राष्ट्रपति नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें जो है वो कितने मत प्राप्त कर रहे हैं, 70,001 मत प्राप्त करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन के अंदर ही यहाँ पर सी 70,000 मत प्राप्त कर लेता है, 70,000 प्लस 1 प्राप्त कर लेता है, तो यहाँ पर सी विजयी हो जाता है।
अन्यथा यहाँ पर चाहे कौन सा ही कैंडिडेट कितने इससे ज़्यादा अंक मत प्राप्त कर ले, वो वहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या आता है, ये चीज़ें हमने कर ली। अब यहाँ पर हम देखें तो 45,000 इसने प्राप्त किए हैं, राष्ट्रपति बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमें कितने चाहिए, 70,001 चाहिए। अब इसमें ये प्रक्रिया ये रहती है कि जब राष्ट्रपति का इस पद्धति के माध्यम से चयन किया जाता है तो जिस उम्मीदवार के सबसे कम मत होते हैं उस उम्मीदवार के मत अन्य उम्मीदवारों के साथ जोड़ दिए जाते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कुल वेद मतों की संख्या का 50% प्लस 1 वो प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी यहाँ पर 20,000 इसने सबसे कम प्राप्त किए तो इसके मत, ए के मत किस में जुड़ेंगे, बी, सी और डी के अंदर इसके मत जुड़ जाएंगे, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इनमें से किसी एक ने यहाँ पर 70,001 मत प्राप्त नहीं कर लिए, तब तक ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे कम किसके हैं, 20,000 इसके हैं, और इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके 20,000 मत जो है वो इन तीनों के अंदर डिवाइड होंगे, ठीक है, इसके अंदर प्लस, इसके अंदर भी प्लस होगा और इसके अंदर प्लस होगा। यानी कि मान लें ये जो 20,000 मत है इनमें से 5,000 मत बी को मिल गए। कितने मिल गए, 5,000 मत। फिर 10,000 मत किसको मिल गए, सी को मिल गए, और 5,000 मत किसको मिल गए, बी, डी को मिल गए। टोटल कितने हो गए, 10 और 10 20,000 हो गए। इसके जो मत हैं वो इनमें डिवाइड हो गया। अब ये उम्मीदवार यहाँ से हट जाता है, बी, ए उम्मीदवार यहाँ से चला गया। उम्मीदवार अपने पास कितने बच गए, 3 उम्मीदवार बचे। तीनों उम्मीदवारों के अंदर अब हम फिर टोटल करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर बी के बने हैं 45,000 मत, ठीक है, सी के मिले हैं यहाँ पर 45 और 10 55, डी के मिले यहाँ पर 35 और 5 40,000। अब देखिए यहाँ पर भी वही सिस्टम रहेगा, यहाँ पर फिर इन्होंने ये चीज़ें प्राप्त नहीं की है। 55,000 जरूर सी के ज़्यादा हैं, लेकिन वेद मतों की संख्या का 50% प्लस 1 इसने प्राप्त नहीं किया है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बनेगा। हमें वही प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी। अब ये देखिए यहाँ पर सबसे कम किसके हैं, डी के हैं 40,000। अब ये जो 40,000 मत हैं, ये मत इन दोनों के अंदर जो है वो ऐड हो जाएंगे, इनको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये जो अपना बी है, अब हमारे हिसाब से राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है, सी बनने जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो 40,000 इनमें से इसको कितने प्राप्त होते हैं वो चीज़ें मायने रखती है। यहाँ पर कितने ये मायने नहीं रखता, लेकिन 40 में से कितने इसके पास आते हैं वो मायने रखती है। जैसे यहाँ पर इसको प्राप्त हो जाते हैं 30,000, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास आते हैं 10,000। अब देखिए, अब इसका हम टोटल लगाते हैं तो 45,000 बी के पास में पहले ही थे और 30,000 और आ गए, तो 45 और 30 कितने हो गए, 75,000, ठीक है, और यहाँ पर 55 और 10 65। ये देखिए इस प्रकार से होता है इनका। यहाँ पर सी बनने जा रहा था, डी जो है वो अपने मत इनको देकर के क्या करेगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर इनका कोई सिस्टम नहीं बचता है, सिर्फ 2 कैंडिडेट बचे हैं और इनको जो है वो मत मिल गया है। अब यहाँ पर देखिए इस स्टार्टिंग में इनके ज़्यादा थे, फिर यहाँ पर भी 55,000 ज़्यादा थे, यहाँ पे इनके 45 थे, यहाँ पे 55 थे, लेकिन हुआ क्या कि जो डी कैंडिडेट था 4th नंबर का, उसके जो वोट थे, उसके जो मत थे वो यहाँ पर ज़्यादा आ गए और इसको कम मिले हैं। तो यहाँ पर 45 प्लस में 30,000 किए तो ये क्या हो गया, 75,000। इसने जो निर्धारित अंक हमारे थे उनको प्राप्त कर लिया है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन बनेगा, बी जो है वो यहाँ पर क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। ये प्रक्रियाएं जो है वो इसके अंदर काम में ली जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एक बार फिर डिटेल से बता देता हूँ कि जब राष्ट्रपति का एकल संवर्ण पद्धति के अनुसार चयन किया जाता है तो वहाँ पर कुल वेद मतों की संख्या का 50% प्लस में 1 इनको प्राप्त करना होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि कुल वेद मत है अपने पास 1,40,000, ठीक है, 1,40,000 है, तो 1,40,000 का हमें 50% प्लस 1 70,001 मत हमें प्राप्त करना पड़ेगा। जब हम 70,001 मत प्राप्त करेंगे तो जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों को कितने वोट प्राप्त हो रहे हैं उस दौरान अगर पहली कंडीशन के अंदर वो 70,001 मत कोई कैंडिडेट प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। अदरवाइज वो प्राप्त नहीं करता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, जिस सदस्य के सबसे कम है उस सदस्य के मतों को जो है वो अन्य सदस्यों के अंदर बांट दिया जाता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक निर्धारित जो मत होते हैं वो प्राप्त नहीं कर ले। और जो कैंडिडेट निर्धारित अंक प्राप्त कर लेता है वो वहां पर क्या बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। अब हम बात करते हैं, निर्वाचन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं पदावधि की बात करते हैं कि भी पदावधि, पद प्लस में अवधि,
टाइम क्या है पद का, पद पर रहने का टाइम क्या है, ये निर्वाचन हो गया हमारा। सबसे पहले हमने योग्यता पढ़ी थी, ठीक है, दूसरा हमने निर्वाचन पढ़ा था, तीसरी हम बात करते हैं पदावधि की। अब ये क्या है, इसके अंदर किस प्रकार से काम होगा, पदावधि के अंदर क्या होता है, ये कहते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल जो है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है अनुच्छेद 56 के अनुसार, ठीक है ना। आर्टिकल 56 के अनुसार ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने का होगा, 5 वर्ष का होगा। फिर इसमें कहते हैं कि बीच में राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र दे सकता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमने कल भी पढ़ा था हमने, ठीक है ना, जो लोकसभा के अंदर हमने पढ़ा था कि अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अगर अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता है तो उपाध्यक्ष को पत्र देगा, और उपाध्यक्ष पद छोड़ना चाहता है तो अध्यक्ष को अपना पत्र देगा कि भी त्याग पत्र देगा कि भी मुझे जो है वो पद छोड़ना है। तो यहाँ पर भी सेम कार्य है, 5 साल तक ये काम कर सकता है, लेकिन बीच में इस दौरान अगर वो अपने पद को छोड़ना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को जो है वो पद से हटने का प्रमाण पत्र वो देंगे। फिर इसके बाद में कहते हैं कि जब ये हट जाते हैं तो आर्टिकल 61 के अंदर ये कहा गया है, आर्टिकल 61 इसके अंदर ये कहा गया है कि महाभियोग के द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 61 के अंदर जो है वो महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। खुद भी हट सकते हैं, 5 साल के दौरान खुद भी हट सकते हैं। अगर खुद हटेंगे तो उपराष्ट्रपति को जो है वो त्यागपत्र देंगे, और अगर नहीं हटते हैं या फिर अनुच्छेद आर्टिकल जो 61 है उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि महाभियोग ला करके जो है वो इनको हटाया जा सकता है। वो कैसे होता है, इसके अंदर देखो क्या होता है कि महाभियोग की अनुमति के लिए 1/4 सदस्य है तथा हटाने के लिए 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। यानी टोटल जो सदस्य होते हैं, पहली बात महाभियोग लाएंगे तो वहाँ पे 1/4 सदस्य होना चाहिए, और हटाने के लिए 2/6 सदस्य वहाँ पर होने चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया के होने के बाद में हम जो है वो महाभियोग प्रस्तावित पास करके जो है वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर राष्ट्रपति हट जाता है, ठीक है, यानी इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, खुद हट जाता है, आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश वो पद को छोड़ देते हैं या महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जाता है, तो इसके लिए जो पद खाली रहता है, पद की रिक्तिका होती है, उसको पूरा करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति के बगैर तो काम नहीं चलेगा, तो इसलिए उनके पद को जो है वो पूरा करना पड़ता है। तो आर्टिकल 62 में कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, तो उस पद को भरना जरूरी है। आर्टिकल 62 के अंदर ये कहा गया। अब देखिए थोड़ी सी मेमोरी बनाइए। आर्टिकल 56 के अंदर ये कहते हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 61 ये कहता है कि महाभियोग के द्वारा जो है इनको हटा सकते हैं। फिर आर्टिकल 62 ये कहता है कि जब हमने हटा दिया, 61 के अंदर हमने हटा दिया, 62 के अंदर ये कहता है कि अगर रिक्तिका है, पद खाली है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति का चयन होना जरूरी है। फिर इसके बाद में जो है वो इसकी रिक्तिका की पूर्ति की जाती है। फिर इसके बाद में अब थोड़ी सी बात कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 61 के अंदर हटा दिया, 62 के अंदर पद को पूर्ति करनी पड़ेगी। अब पद जो खाली है उसको पूरा करेंगे तो शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 60 के अंदर जो है वो क्या की जाती है, शपथ दिलाई जाती है। यानी आर्टिकल 60 को हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 60 के अंदर क्या करेंगे, हम शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। 61 के अंदर महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, ठीक है, और 62 के अंदर पद खाली है तो उसको दोबारा भरने का काम किया जाता है, ठीक है। ये 3 इसके अंदर राष्ट्रपति के अंदर मुख्य आर्टिकल हैं। सबसे पहले आर्टिकल 52 के अंदर ये कहा गया कि हमारे राष्ट्रपति होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर ये कहा गया है 53 में कि जो सारी शक्तियाँ होती है वो किस में नीत होती है, राष्ट्रपति के अंदर नीत होती है। फिर इसके बाद में योग्यता की बात आती है, तो योग्यता 58 के अंदर कहा गया है। देखो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 58, ठीक है, 3 तो ये होंगे। 52 के अंदर कहता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए, 53 में कहता है कि उनकी शक्तियाँ होनी चाहिए, 58 के अंदर ये कहता है कि उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो अपना 57 के अनुसार जो है वो किसी राष्ट्रपति को हम दोबारा बना सकते हैं। फिर इसके बाद में 58 के अंदर राष्ट्रपति बना दिया गया। आर्टिकल 60 के अंदर हम क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 61 के अंदर क्या करेंगे, हम इनको महाभियोग के द्वारा
हटा देंगे, ठीक है। और आर्टिकल 62 के अंदर जो है वो रिक्त जो पद है, खाली जो पद है, उसको भरने का हम काम करेंगे। तो इस प्रकार से थोड़ी सी ध्यान रखना सीक्वेंस के हिसाब से। 52 में होना चाहिए, 53 में शक्तियाँ होंगी, 57 के अंदर उनका जो पुनर्निर्वाचित उनको किया जा सकता है, 58 के अंदर उनकी योग्यताएं होगी, 60 के अंदर उनको शपथ दिलाएंगे, 61 में महाभियोग से उनको हटा सकते हैं, 62 में जो पद खाली है उसको दोबारा भरने का काम किया जाएगा। अब इसके बाद में अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जी पर जो राष्ट्रपति होते हैं उनका वेतन क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ठीक है। वेतन के बारे में हम बात करते हैं, तो वेतन क्या होता है, पदावधि होगी। अब वेतन के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो वेतन है वो 1,50,000 जो है वो सिंचित निधि से इनको दिया जाता है। 1,50,000 इनका क्या होता है, मंथली वेतन होता है। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति के पास पावर कितने हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर वर्णन थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। राष्ट्रपति के 2 प्रकार की शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। नंबर 1 होती है सामान्यकालीन शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियाँ, और नंबर 2 होती है आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्यकालीन शक्तियाँ। जो सामान्य रूप से होती है वो शक्तियाँ कौन सी होती है, ठीक है। सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो नॉर्मल जो शक्तियाँ होती है वो होती है जिसके अंदर कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ इनके पास होती है। सामान्यकालीन के अंदर होती है प्रशासनिक शक्तियाँ, ठीक है। प्रशासनिक शक्तियाँ इनके पास होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। दूसरी है विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक के बाद में दूसरी आएगी अपनी विधायिक शक्तियाँ, विधायिक शक्तियाँ इनके पास में होती है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आता है वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ पैसे से संबंधित जो शक्तियाँ हैं, बिल वगैरह पास करना है, धन विधेयक वगैरह पास करना है, वो शक्तियाँ इनके पास। और चौथी जो शक्ति है वो है न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है। ये मुख्य रूप से सामान्यकालीन शक्तियाँ, एक तो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं इनके पास में, दूसरा है विधायी शक्तियाँ, तीसरा वित्तीय शक्तियाँ और चौथी न्यायिक शक्तियाँ। ये मुख्य शक्तियाँ इनके पास में होती है। इसके अंदर देखिए जैसे अपनी ये है प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, इसके अंदर क्या है, कुछ मुख्य जो अधिकारी होते हैं उनको चयन करने का काम इसके अंदर किया जाता है। दूसरी आती है अपनी इसके अंदर शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ की जाती है, यानी कि प्रशासनिक शक्तियों के अंदर शासन का संचालन कैसे किया जाता है वो चीज़ें इसके अंदर बात की जाएगी। फिर इसके बाद में विदेशी क्षेत्र के अंदर, सैनिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से काम होगा, और ये जो 4 इसमें मुख्य बातें इसके अंदर प्रशासनिक शक्तियों में, यानी कि अधिकारियों का चयन कैसे करेंगे, शासन का संचालन कैसे हो रहा है, वैश्विक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की शक्तियाँ काम में ली जाएगी, और सैनिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की शक्तियाँ काम में ली जाएगी, ये प्रशासनिक शक्तियों के अंदर काम करेगी। दूसरा है विधायक शक्तियाँ। विधायक शक्तियों के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर विधायक क्षेत्र का प्रशासन होगा, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियाँ इनके पास होती है, विधेयक को निषेधाधिकार करने का प्रयोग होता है, और अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ इनके अंदर होती है। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों में क्या आएगा, पैसे से संबंधित आएगी, यानी कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है। चौथी है न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि न्याय करने की शक्तियाँ, जैसे किसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया, तो दोबारा उसको जो है वो रिट लगा करके दोबारा जो अगर वो केस वगैरह करता है तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है, तो उसकी जो सज़ा उसको मिली है वो सज़ा क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति वहाँ पर कम कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ जो है वो उनके पास होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो शक्ति है अपनी, पहले सामान्यकालीन शक्तियाँ जिसके अंदर प्रशासनिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ इनके पास होती है। दूसरी अपने पास जो शक्ति आई थी वो थी आपातकालीन शक्ति, ठीक है। इमरजेंसी लागू की जाती है, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार से होती है वहाँ पर, ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के पास कैसी होगी, 3 प्रकार से होगी। अनुच्छेद 52, 60 और 53 के अंदर ये कहा गया है। अनुच्छेद 352, 356 और 360, सॉरी, जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 352, 356 और 360, 352, 356 और 360, 352, 356, 360 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में उल्लेख किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संकटकालीन शक्तियाँ, ठीक है। इमरजेंसी जो शक्तियाँ होती है संकटकालीन, वो कैसे होगी। आपातकालीन होगा, संकट काल आएगा तो आपातकाल लागू होगा। सबसे पहली बात आती है संकटकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन
शक्तियाँ, ये अनुच्छेद 352 के अंदर है। संकटकालीन यानी कोई बाहरी आक्रमण होता है, बाहर से कोई युद्ध वगैरह होता है, ठीक है, राज्य के अंदर या किसी अपने जो अशांति फैलती है, इस प्रकार के कार्य होते हैं, तो वहाँ पे संकटकालीन शक्ति लगती है। 352 के अनुसार वो पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है 356 के अंदर, राज्यों के अंदर संवैधानिक तंत्र का विफल होना। ये संकटकालीन शक्तियाँ कैसी है? बाहर से कोई युद्ध वगैरह हो, आक्रमण हो और हो, ये चीज़ें हो, तब जो है वो ये लागू की जाती है। फिर इसके बाद में आता है कि राज्यों के अंदर संवैधानिक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाए, ठीक है ना, राज्यों के अंदर संवैधानिक शक्तियाँ कमज़ोर है। जैसे क्या है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है, ठीक है ना, राज्य का राज्यपाल होता है, वो अपने जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। जब राज्यपाल को ये लगे कि राज्य के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग चला नहीं जा रहा है, संविधान की पालना नहीं हो रही है, तो वहाँ पर वो राष्ट्रपति को सूचित करता है और राज्यों के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई मिलने के बाद में अनुच्छेद 356 के अनुसार वहाँ पर राष्ट्रपति आपातकालीन लागू कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में आती है तीसरी इसके पास पावर है, वो है वित्तीय संकटकालीन, ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम आ जाए तो, ठीक है ना, इमरजेंसी आ जाए, करेंसी नहीं रहे, पैसे ना रहे, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, तो अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ये इस प्रकार की जो है वो दो प्रकार की मुख्य शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ होती है, दूसरी आपातकालीन होती है। सामान्यकालीन जो शक्तियाँ होती हैं उसके अंदर कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियाँ उनके अंदर होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती है, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं और वैधायिक शक्तियाँ इनके पास होती है। और आपातकालीन के अंदर तीन प्रकार से आएगी। संकटकालीन जो अपने हैं, बाहर से कोई आक्रमण हो गया, युद्ध वगैरह हो गया, अशांति फैल गई, तो अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है, इनके पास पावर है। दूसरी बात, अगर राज्यों का संवैधानिक जो कार्य है वो पूर्ण रूप से संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा हो, राज्यपाल के अकॉर्डिंग वो सही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर 356 के आर्टिकल 356 के अनुसार जो राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है। और अंतिम जो इसकी पावर है वो है वित्तीय शक्तियाँ। अगर पैसे की स्थिति कमजोरी हो जाती है, वहाँ पर पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रीय शासन लागू किया जा सकता है। ये इसके पावर्स हो गए। अब इसके बाद में जो है वो अपने पास इतने ही इसके टॉपिक बनते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग इतनी ही चीज़ें इसमें बनती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, इसकी पद की योग्यताएं क्या होती हैं, इनका वेतन क्या होता है, ये कार्यकाल कैसे करते हैं, किस प्रकार के इनका चयन किया जाता है, निर्वाचन इनका कैसे होता है, इनके पास पावर क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके 10th क्लास के अंदर ये दे रखी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको राष्ट्रपति जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को देखते देखते साथ के अंदर जो है वो अपनी बुक खोल के रखें, और जहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख करके जो है वो पेंसिल या पेन अपने पास रखें और उस पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, बुक को अपने साथ रखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।